एंशियंट हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज में आगे हम मौर्य एम्पायर से संबंधित क्वेश्चंस देखने वाले हैं। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रुमिनदेई से जो है वह प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की? तो लुम्बिनी स्तंभ लेख में जो है वह इस तरह की घोषणा की है। नेक्स्ट है, अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है। अशोक का रुमिनदेई स्तंभ जो है वह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के अभिलेख से जो है वह यह सूचना मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। सही कथन है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। यह कथन भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। सम्राट अशोक के राजा देशों को सबसे पहले डिसाइफर किसने किया था? तो सबसे पहले किया था जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? लुम्बिनी स्तंभ लेख में है। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की? तो अशोक ने जो है अपने शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। कथन ए, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। यह कथन सही है। कारण आर, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। यह कथन जो है वह सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ए सही है, कथन आर गलत है। नेक्स्ट है, कथन ए, अशोक के राज्याधीशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। सही कथन है। कारण आर, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। यह भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था। यह सही कथन है। कारण आर, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। यह कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ए और आर दोनों कथन सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली थी? जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों में अनेक विदेशी राजाओं का उल्लेख है। उन राजाओं को उनके देश के आधार पर सुमेलित कीजिए। सीरिया का जो शासक था वह था अंटियोक। मिंदा का टोलमी द्वितीय। मैसेडोनिया का एंटिगोनस और कोरिंथ का था अंतिकिन। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अधिकारी दिए गए हैं, वह सूची 2 में जो है उनके कर्तव्य दिए गए हैं। तो समाहर्ता जो है वह संग्राहक, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, भंडाराध्यक्ष, नागरक, नगर मजिस्ट्रेट और अक्षपाटलिक केंद्रीय लेखा अधिकारी। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अशोक के शिलालेख दिए गए हैं, वह सूची 2 में उनके प्रमुख विषय दिए गए हैं। तो शिलालेख द्वितीय का जो विषय है वह है ऑप्शन 4, पुरुषों तथा पशुओं के कल्याण हेतु किए गए कुछ उपाय। उसके बाद शिलालेख 5 जो है उसमें उसका विषय है धर्म महामात्र संस्था की व्याख्या करता है। शिलालेख 8 जो है यह व्याख्या करता है धर्म यात्रा की पद्धति का आरंभ करता है। और शिलालेख 9 जो है वह रूढ़िवादी अनुष्ठानों की प्रथा की भर्त्सना करता है। तो इस तरह से जो इसके राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस से विदित होता है कि कलिंग में
अशोक ने घमासान युद्ध किया। ऑप्शन 1 अशोक का पृथक कलिंग शिलालेख, इससे जो है वह विदित नहीं होता। अशोक का 13वां शिलालेख, इससे जो है हमें यह वर्णन मिलता है। दीपवंश से नहीं मिलता, दिव्यावदान से भी नहीं मिलता। तो ऑप्शन 2 जो है वह इसका राइट आंसर है। ऑप्शन 2 है ऑप्शन ए में केवल 2। नेक्स्ट है कथन ए, मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। यह कथन सही है। कारण आर, अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी थी। तो यह जो है वह कारण नहीं था, तो कारण आर गलत है। इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में सम्राटों के नाम दिए गए हैं, वह सूची 2 में उनके विरुद्ध अर्थात उनकी उपाधियां दी गई हैं। तो अशोक की जो उपाधि थी वह थी देवनाम प्रिय, समुद्रगुप्त, परकर्मांक, चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त की कर्मादित्य। इस तरह से ऑप्शन सी जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त को जो है वो सेंड्रोकोटस कहा गया है, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को जो है प्रियदर्शी कहा गया है और चाणक्य को विष्णुगुप्त। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इनमें से जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वे थे अशोक और दशरथ। चंद्रगुप्त जो है वह जैन धर्म के अनुयायी थे और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो इस तरह से जिसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था थी उसमें जो न्यायालय अस्तित्व में थे वे थे धर्मस्थीय और कंटक शोधन। ऑप्शन 2 और 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। तो जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान देने वाले जो शासक थे वे थे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। तो देवनाम प्रिय की उपाधि जो है वह अशोक ने और दशरथ ने जो है वह धारण की थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया। तो वे गए थे गया, कुशीनारा, लुम्बिनी, सबसे पहले गया गए थे, उसके बाद कुशीनारा में गए थे, फिर पे लुम्बिनी गए थे, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, फिर सारनाथ और फिर श्रावस्ती। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित पद डायोनिसस किसे निर्दिष्ट करता है। तो डायोनिसस जो पद है यह निर्दिष्ट करता है शिव को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। तो मुद्रा राक्षस में जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है तो विशाखदत्त का जो ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी। तो मुद्रा राक्षस में जो है वह दी गई थी। नेक्स्ट है विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है एक आर्य राजकुमार और एक कबीले की महिला की प्रेम कथा के बारे में, प्राचीन हिंदू अनुश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। विशाखदत्त का जो नाटक है मुद्रा राक्षस उसमें
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भी संधियों के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है वह जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, तो वह स्रोत कौन सा है, तो वह है इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका में जो है वह पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है निम्न पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, तो मेगास्थनीज की इंडिका जो है वह करती है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे, तो 30 सदस्य जो है वह इस समिति में होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या थी 30। नेक्स्ट है इंडिका का मूल लेखक था, तो इसके मूल लेखक थे मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी, मेगास्थनीज की इंडिका में यह उल्लिखित है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूहों में विभाजित किया, तो मेगास्थनीज ने जो है वह 7 भागों में विभाजित किया था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है वह आया था। नेक्स्ट है मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किस में मिलता है, मेगास्थनीज की इंडिका में यह उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश हैं, तो यह है सहगोरा ताम्रपत्र में। नेक्स्ट है अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है, तो उनमें सम्मिलित है दूसरा और 13वां शिलालेख। निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज की इंडिका को संदर्भित नहीं किया, ऑप्शन ए स्ट्रेबो, ऑप्शन बी प्लिनी, नेक्स्ट है ऑप्शन सी डायोडोरस, ऑप्शन डी एरियन। तो इसमें से जिन्होंने नहीं किया वह है प्लिनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है, यह उल्लिखित है मेगास्थनीज की इंडिका में। अशोक के स्तंभलेख के शीर्ष पर उत्कीर्ण मिलता है, तो अशोक के स्तंभलेख के शीर्ष पर जो है वे उत्कीर्ण मिलते हैं सिंह, अश्व, हाथी एवं बैल, ऑप्शन बी। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, यह अखंड है, यह सही है, इन पर बढ़िया पॉलिश है, यह भी सही है, स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार है, यह भी सही कथन है, यह स्थापत्य संरचना के भाग है, यह कथन जो है वह सही नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ये मानचित्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे 2 धन्यागारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके, तो वह करता है सहगोरा ताम्रपत्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मौर्य काल में दुर्भिक्ष काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठकारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नांकित से ज्ञात हुआ है, सहगोरा पट अभिलेख से ज्ञात हुआ है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है, अशोक नाम जो है मास्की के लघु शिलालेख में उल्लिखित है। नेक्स्ट है अशोक का नाम मिलता है मास्की अभिलेख में। निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, तो मास्की अभिलेख में जो है वह मिलता है। अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है, तो बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख जो है बाबरू लेख में है। अशोककालीन अभिलेख किस भाषा में थे, ऑप्शन ए ब्राह्मी ख्रोष्टी यूनानी, ऑप्शन बी ब्राह्मी ख्रोष्टी, ऑप्शन सी ब्राह्मी और ऑप्शन डी ब्राह्मी अरामेइक एवं ख्रोष्टी। तो ऑप्शन डी जो है वह इसका राइट आंसर है। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो ब्राह्मी लिपि का पता अनुराधापुर से चला है। पत्थर पर शिलालेख किस भाषा में थे, तो शिलालेख जो है वह थे ब्राह्मी लिपि होती थी, प्राकृत भाषा में थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है, तो लोरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ है वह सबसे सुरक्षित स्तंभ है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है, तो गुर्जरा अभिलेख में जो है वह अशोक का नामोल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है,
कलिंग युद्ध का विवरण 13वें शिलालेख द्वारा ज्ञात होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रामाणिक सूचना प्रदान करता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वह सूचना प्रदान करता है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो दोनों का उल्लेख मार्कसत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है? तो इन दोनों के नाम का उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? तो राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट है, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो वह है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं? तो यह घोषणा की थी पृथक कलिंग शिलालेख 1 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो मार्कसत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पाया गया है। अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? तो अशोक का जो 12वां शिलालेख है वह प्रस्तुत करता है धार्मिक उदारता का और सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना है? 7वें शिलालेख में माना है। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? ऑप्शन ए निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी रोमिंदेय स्तंभ लेख, ऑप्शन सी सासाराम लघु शिलालेख, ऑप्शन डी अहरोरा लघु शिलालेख। तो निगाली सागर स्तंभ अभिलेख जो है वह कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है, अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था? इसमें अरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी लिपियों का प्रयोग किया था। मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण किससे किया जा सकता है? जोगढ़ से जो है वह किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? वह है शिलालेख 12। नेक्स्ट है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जो है गुर्जरा शिलालेख स्थित है। अशोक की अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो 4 लिपियों का जो प्रयोग है वह अशोक के अभिलेखों में किया गया है। अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं तो ये लिखे हैं केवल ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट है, अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? घटनाओं की सूचना देते थे। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? अशोक के शिलालेखों से उसकी प्रशासनिक नीति, उसके साम्राज्य के विस्तार और उसके धार्मिक विचार सभी की जानकारी मिलती है। मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां अशोक के अभिलेख में उसके नाम का उल्लेख है? वह है गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है? अशोक का नाम अयोध्या के निट्टूर अभिलेख अर्थात नेतुर अभिलेख से प्राप्त होता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने किया था। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों की का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? इनका वर्णन शिलालेख 13 में है। निम्न में से किस अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो यह वर्णन मिलता है शिला अभिलेख 1 से। नेक्स्ट है,
वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू स्तंभ में बताया है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। खारवेल का नाम हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो भाषा जो है वह है, यहाँ पाली दे रखा है, ऑप्शन सी नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्राकृत भाषा जो है वह प्रयुक्त है। नेक्स्ट है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के। तो यह जो है वह जानकारी प्राप्त करता है समुद्रगुप्त के विषय में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो सहबाजगढ़ी जो है वह खरोष्ठी लिपि में है। निम्न में से किसे रानी का अभिलेख कहा गया है? तीसरा लघु स्तंभ लेख जो है वह रानी का अभिलेख कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था? यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से। अफगानिस्तान में प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख निम्नलिखित भाषा में है, अरमाइक और ग्रीक भाषा में है। नेक्स्ट है निम्न में से मौर्य काल का मुख्यतः कौन सा भूमिकर था? तो भाग जो है वह मौर्य काल का भूमिकर था। रूप दर्शक शब्द जिसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक जो है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक था, सिक्कों का परीक्षक। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी था, सिक्कों का परीक्षक। सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह जो है वह व्यापारियों के काफिले को कहते थे। भूमि छिद्र न्याय क्या है? भूमि को सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार। नेक्स्ट है राजुक कौन थे? राजुक जो है मौर्य शासन में अधिकारी थे। राजुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किससे संबंधित था? तो सन्निधाता जो है वह कोष की देखभाल करता था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मौर्य काल में भाग था, भाग जो है भूमिकर था। मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्यक्ष था, मापतौल के अध्यक्ष को मौर्य प्रशासन में पोतवा अध्यक्ष कहते थे। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? पोतवा अध्यक्ष। पोतवा अध्यक्ष का कार्य जिसका निरीक्षण करना था, माप तौल का। द्रोण एक माप था, तो द्रोण जो है वह अनाज के लिए एक माप था। अदेव मात्रिक भूमि क्या थी? अदेव मात्रिक भूमि वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके। मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी की संज्ञा थी। राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहते थे। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था, समाहर्ता। अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकारी को राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व दिया गया है? समाहर्ता को दिया गया था। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नोक्त में से किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? समाहर्ता को। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो अग्रहारिक जो है वह मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। पंक्तो सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था। ऑप्शन है कूड़ा फेंकने पर, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, मंदिर को गंदा करने पर, पीने के पानी को गंदा करने पर। तो यह कर लिया जाता था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो भूमिकर जो है वह सीता अध्यक्ष के द्वारा किया जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। कारसापण किस लिए प्रयोग किया जाता था? यह प्रयोग किया जाता था वस्तुएं खरीदने के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? तो कामरूप जो है वह अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। अशोक का समकालीन सीरिया का ग्रीक राजा जिसका उसके अभिलेखों में उल्लेख मिलता था, तो वह राजा था एंटियोकस द्वितीय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किनका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है? तो अशोक के अभिलेखों में चोल,
सत्यपुत्र, चेर और पांड्य का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे? तो मौर्य शासक। मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? पर्ण जो है वह प्रचलन में थी। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तो सौराष्ट्र का गवर्नर था दुशासक। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का शासक था? तो तुर्मय जो है वह शासक था मिद्दा का, ऑप्शन बी। मिस्र होगा ये, यहाँ सही नहीं लिखा। नेक्स्ट जो है वह है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीय शिलालेख में जो है वह हुआ है। अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन देश सम्मिलित था? ऑप्शन ए सत्यपुत्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अशोक के किन अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए थे? तो 13वें शिलालेख से यह स्पष्ट होता है। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया? डाइमेकस आया था। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? एंटीगोनस जो है वह था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासन कर रहा था? तो यूनानी शासक था मिस्र का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अशोक का समकालीन सिंगल नरेश कौन था? तो सिंगल नरेश था तिस। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सत्यपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया है? तो 13वें शिलालेख में जो है वह इनको उल्लेखित किया है। टोलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कहाँ का शासक था? तो टोलमी फिलाडेल्फस जो है वह मिस्र का शासक था। नेक्स्ट है, यूनानी राजदूत डाइमेक्स किसके शासनकाल में भारत आया? बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? तो वह था डाइमेकस। नेक्स्ट है, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? डाइमेकस जो है वह था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसके ऑप्शंस है बिहार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, कलिंग। तो श्रीलंका जो है वह सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है, सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया किस स्थान का शासक था? सीरिया और बेबीलोन का शासक था। नेक्स्ट है, 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुई संधि के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य विवादास्पद है? तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया, यह वक्तव्य विवादास्पद है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था किस भारतीय राजा ने हराया था? उसे हराया था चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? तो 13वें शिलालेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो बचपन में चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त, चाणक्य का अन्य नाम था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के निम्नांकित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो अर्थशास्त्र में दी गई है। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो मित्र जो है वह राज्य का 7वां अंग था। कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें जो असत्य कथन है वह है राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चालुक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में किस वर्ण के लोग सम्मिलित होने चाहिए? तो सेना में क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण सम्मिलित होने चाहिए। पुस्तक में उल्लिखित अर्थशास्त्र के लेखक के नामों में कौटिल्य के अतिरिक्त अन्य नाम यह है, अन्य नाम है विष्णुगुप्त।
नेक्स्ट है, कौटिल्य महामंत्री थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के डलवाने वाले अधिकारी की संज्ञा थी लक्षणाध्यक्ष। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? इसमें जो सही नहीं है वह है, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अधिकारियों के नाम दिए गए हैं व सूची 2 में उनके द्वारा धारित पद दिए गए हैं। तो समाहर्ता जो है वह राजस्व का प्रधान संग्राहक, सन्निधाता जो है वह कोषपाल, संस्थागत जो था वह था बाजार अधीक्षक और अंतर्वंशिका महल के रक्षकों की प्रमुख। इस तरह से ऑप्शन ए जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है? तो अर्थशास्त्र में जो है वह 18 तीर्थों का उल्लेख है। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वह 15 अधिकरणों में उल्लेखित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए व्यापार मार्ग, ऑप्शन बी गुप्तचर व्यवस्था, ऑप्शन सी कृषि पद्धति, ऑप्शन डी राजस्व प्रबंधन। तो इनमें से जो सबसे न्यूनतम जानकारी मिलती है वह मिलती है व्यापार मार्ग के विषय में। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित संस्था शब्द का संबंध है। संस्था का शब्द का जो संबंध है गुप्तचर व्यवस्था से है। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? बिंदुसार को जो है वह अमित्रघात की संज्ञा दी थी। निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था? फ्लीट के अनुसार। यूनानी रोमन साहित्य के सेंड्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? यह किया है विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने की है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? यह कहा है प्लूटार्क ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथों में उल्लिखित संप्रति की द्वितीय राजधानी किस नगर में मानी जाती है? उज्जैन में मानी जाती है। बिंदुसार काल में किस स्थान पर अमात्यों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट से शिकायत की गई? तक्षशिला। नेक्स्ट है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ वह है प्रियदर्शी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो इनमें जो सबसे पुराना है वह है मौर्य राजवंश। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए सेना में कमी कर देना, ऑप्शन बी अशोक का धर्म, ऑप्शन सी अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना, ऑप्शन डी केंद्रीय प्रशासन। तो अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना जो है वह मौर्य शासन के पतन के लिए उत्तरदायी था। निम्न में कौन कनिष्क के समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र। सोपारा कहाँ स्थित है? सोपारा जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, सुरपार्क बंदरगाह स्थित था। तो यह बंदरगाह अपरांत में स्थित था। बौद्धकालीन ग्रंथों में बौद्ध काल में कितने महानगरों का उल्लेख है? 4 महानगरों का उल्लेख है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप जो है वह अशोक ने बनवाया था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजकर्म की स्थापना की? अशोक ने की थी। नेक्स्ट है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? तो अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला चले गए थे, जहाँ उन्होंने सुलेखना पद्धति से अपने देह का त्याग किया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था भद्रबाहु।
जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वासन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? स्तंभों पर उत्कीर्ण अक्षरों से। नेक्स्ट है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी अशोक। तो अशोक ने जो है वह शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है वह सांची का स्तूप माना जाता है। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। नेक्स्ट है, बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? आजीविक संप्रदाय के लोग। निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? वह था मौर्य साम्राज्य। निम्नांकित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल था। तो सौराष्ट्र का राज्यपाल जो था वह था वैश्य पुष्यगुप्त। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? तो कुमार जो है तक्षशिला, तोसली एवं उज्जैनी में नियुक्त थे। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? तो इनका सही क्रम है अश्व, सिंह, हाथी और वृष। नेक्स्ट है, मौर्य काल में दंड विधान थे। तो मौर्य काल में दंड विधान काफी कठोर थे। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? ब्राह्मणों, स्त्रियों और वैश्यों के लिए खुले थे। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तीस ने जो है वह तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो तक्षशिला जो है वह मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। निम्नलिखित में से कौन कलिंग में मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठान था? वह था तोसली। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था? राजतरंगिणी में यह वर्णन मिलता है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया था? अशोक ने किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो कालसी जो है वह अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? जस्टिन ने किया है। मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था बरुकच। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ जो है वह अंतिम मौर्य सम्राट था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था बृहद्रथ। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवाएं ली थी। प्रादेशिक की भी ली थी, राज्यों की और युक्त की, इन सभी की ली थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शंस है, पांचवें शिलालेख से अशोक के भाइयों के अंतःपुर की जानकारी मिलती है, यह सही कथन है। अशोक के औपचारिक राज्यारोहण में विलंब हुआ था, यह भी सही है। अशोक बिंदुसार के समय तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय था, यह भी सही कथन है। अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था, यह कथन जो है वह सही नहीं है, ऑप्शन डी। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? अशोक का किया गया है। मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित थी, बहुविवाह को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, बहुदेव पूजा पर रोक लगाई थी, पशु हत्या पर रोक लगाई गई। तो पशु हत्या पर रोक जो है वह लगाई गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक गलत कथन बताएं। उसके राज्य में काबुल शामिल था, यह सही है। उसने यूनानियों को हराया, यह भी सही है। उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया, यह सही नहीं है। उपरोक्त में से कोई कथन गलत नहीं है, यह भी सही नहीं, गलत तो है ही, तो ऑप्शन सी जो है वह यह गलत है। नेक्स्ट है,
बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? अवंती का जो है वह राज्यपाल था। मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें जो सही नहीं है वह है व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ? तो अष्टम वर्ष में जो है वह कलिंग युद्ध हुआ। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वह पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य राजवंश ने शासन किया था। नेक्स्ट, मौर्य युग में अवंती पथ था, तो पश्चिमी प्रांत था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? संप्रति जो है वह जैन था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, वह था चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में अशोक का शासनकाल था। अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व तक था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया? दशरथ ने किया था। मौर्यकालीन सिक्के निम्न प्रकार के हैं। मौर्यकालीन सिक्के जो हैं वे हैं पंचमार्क सिक्के। नेक्स्ट, मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था? ताम्रलिप्ति जो है वह मुख्य बंदरगाह हो गया था। श्रवणबेलगोला का संबंध है चंद्रगुप्त मौर्य से। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था। किसने कहा? यह कथन है हरप्रसाद शास्त्री का। मालवा, गुजरात या महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। कथन 1, सम्राट अशोक ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया और अपनी सेना को भंग कर दिया। यह कथन सही नहीं है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पाश्चात्तापी होकर बौद्ध बन गया। यह सही कथन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। इसके ऑप्शंस है पत्थर का, ईंटों का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो लकड़ी का जो है वह महल बना था। अशोक के धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया था। यह कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन ए। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड दिया जाता था। दक्षिणापथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता था। अजंता को पाटलिपुत्र से जोड़ता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, रोमेनदेई के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख अशोक के धम्म का सुस्पष्ट विवरण देते हैं। तो यह कथन जो है वह सही नहीं है। निगली सागर शिलालेख अशोक द्वारा कोणगमन स्तूप की यात्रा किए जाने के तथ्य का अभिलेख करता है। यह सही कथन है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन 2 जो है वह सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था? जो धम्म था वह था उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था थी। नेक्स्ट है, मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? ताम्र एवं कांसा का उपयोग होता था। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? कनगनहल्ली में पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? श्रीलंका से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला। अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को कहा गया है? आगरा अध्यक्ष कहा गया है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में डायमेक्स भारत आया था? तो डायमेक्स भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? इसके ऑप्शंस है शिलालेख 13 में जो है वह कलिंग युद्ध का उल्लेख है। मौर्य शासनकाल में पिंड कर एक कर था। एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है?
सातवाहन काल में गोलिक व हालिक सम्राट को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करने वाले राजकीय संरक्षक थे। राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी थे। तो ऑप्शन बी जो है वह इसका राइट आंसर है। गोलिक और हालिक जो है वह राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी थे। सातवाहन काल में कुलिक निगमों का क्या अर्थ था? कुलिक निगमों का अर्थ था श्रेणियां। नेक्स्ट है, यह तथ्य है कि सातवाहन समुद्री व्यापार करते थे तथा उनके पास जल सेना थी एक विशेष दोहरे मस्तूल के जहाज वाले सिक्के की उपलब्धता से सिद्ध होता है। राजवंश के किस तथाकथित शासक ने ये सिक्के जारी किए थे? तो ये सिक्के जारी किए थे यज्ञश्री सातकर्णी ने। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा लेखक सेंड्रोकोटस कहा गया था। तो सेंड्रोकोटस जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, फाहियान ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था। यह सही कथन है। कारण आर, अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। यह भी सही है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर सुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कथन ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है।